हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की इस इन्वायरमेंट के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस, उसका पार्ट 5 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। होपफुली कोशिश रहेगी ये लास्ट पार्ट हो इस चैप्टर का। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट से ग्रीन इकोनॉमी के। क्या है ग्रीन इकोनॉमी, पहले समझिएगा। देखिए, ग्रीन इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट अगर हम कहें तो इसमें कोई इंटरनेशनली अग्रीड डेफिनेशन नहीं है हमारे पास में, ना ऐसे कोई सिद्धांत हैं जो सभी लोग यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हो। बट अगर ऐसे मोटा मोटा समझें तो Rio+20 आउटकम डॉक्यूमेंट ये बात कहता है कि ग्रीन इकोनॉमी एक हम देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम देखते हैं कि किसी देश के अंदर अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए तो पॉवर्टी इरेडिकेशन हो। क्या हो? पॉवर्टी इरेडिकेशन हो, मतलब पॉवर्टी हटे, गरीबी हटे, और ऐसा हो कि आज की जो जनरेशन है उसमें तो हम अच्छा करें, उसके आगे की भी जनरेशन जो है उसमें भी हम अच्छा ही करें, ठीक है, उनके लिए भी रिसोर्सेज को बचा के चलें। तो अब इसको कैसे पाना है? देखिए, ये हम अलग अलग अप्रोच लेंगे। सीधा ये कहता है कि इस दोनों चीज़ों को या कई चीज़ों को पाने के लिए हम अप्रोच तो लेंगे, लेकिन हर एक देश में उस पर्टिकुलर देश के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कदम को उठाएंगे। हर एक देश की सिचुएशन एक जैसी तो होती नहीं है, अलग अलग होती है, तो उसी के हिसाब से उठाएंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो समझिएगा, ग्रीन इकोनॉमी जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो देखते हैं कि ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है, जिसमें पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात है, ठीक है ना, हम गरीबी हटाएंगे। तो सरकार क्या करती है? सरकार भाई एड्रेस करती है इस बेसिस पे 3 डायमेंशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। वो 3 डायमेंशंस क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? पहला तो जो है वो है सोशल, पहला है सोशल। दूसरी बात करें तो दूसरा है इकोनॉमिक, और जो तीसरा है एनवायरमेंटल। तो हम इन 3 चीज़ों को देख लेंगे तो हम समझ लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छा कर लेंगे, है ना, बैलेंस तरीके से अगर इन्हें हमने मैनेज कर लिया। अच्छा, दूसरी बात देखी जाए तो दूसरी बात में ये है कि ग्रीन इकोनॉमी का मेन फोकस स्पेशली है फंडामेंटल चेंजेस पे, जिनकी ज़रूरत होती है इस बात को इंश्योर कराने के लिए कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ज़्यादा सस्टेनेबल हो। और ग्रीन इकोनॉमी का फोकस होता है उन तरीक़ों पे ताकि हम जो हमारे जो अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो उनकी वजहें हैं, जो कॉजेज़ हैं, उनको हम किसी तरीके से ओवरकम कर पाएँ उनसे। अच्छा, तीसरी बात समझिए कि ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम देखते हैं कि इज़ वन हुज ग्रोथ इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ ड्रिवन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिससे कार्बन एमिशन कम हो रहा है, पोल्यूशन यहाँ कम हो रहा है, एनर्जी यहाँ बढ़ रही है, रिसोर्स एफिशिएंसी हो रही है, और जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, इकोसिस्टम का लॉस है, वो यहाँ पे जो है वो प्रिवेंट है, रुका है। अब इसके अलावा समझिए, इसके अलावा ग्रीन इकोनॉमी ये है इज़ अबाउट सस्टेनेबल एनर्जी, उसके अलावा ग्रीन जॉब्स, लो कार्बन एमिशंस, ग्रीन पॉलिसीज़, ग्रीन बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एफिशिएंसी, और बाकी सारे जो दूसरे रिसोर्स एफिशिएंसी है वो सब। तो ये सब इसमें आ गया ग्रीन इकोनॉमी के अंदर। अब बात आती है ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी, कैसे हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, बेसिकली 3 प्रायोरिटीज़ हैं इन ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी से ग्रीन इकोनॉमी में। पहला आता है यहाँ पे डीकार्बोनाइजेस द इकोनॉमी, ठीक है, डीकार्बोनाइजेस द इकोनॉमी। दूसरा है कमिट द environmental community to justice and equity,
ठीक है, हमें क्या करना है, इन्वायरमेंटल कम्युनिटी के प्रति कमिटमेंट रखनी है, टू जस्टिस उन्हें हो और इक्विटी हो। तीसरा, कंजर्व दी बायोस्फीयर, ठीक, कंजर्व दी बायोस्फीयर का कंजर्वेशन करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो सामने रखा जाएगा हमारे कंसेप्शन को ग्रोथ के, प्रॉस्पेरिटी के बदलने में, वो ये है कि हमें ज़्यादा अचीव करना है कम चीज़ से, और रियल वेल्थ को क्रिएट करना है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या मेजर्स लिए जाएंगे? देखिए, एनर्जी ऑडिट यहाँ पे क्या कर सकता है, ये बिल्डिंग का क्लाइमेट फुटप्रिंट कम कर सकता है, जिससे अच्छी खासी एनर्जी कॉस्ट में सेविंग होगी। दूसरा, ओवर फिशिंग बहुत सारे विश्व के हिस्से में, जिससे खतरा होता है आगे के फिश स्टॉक को ख़त्म होते हैं, तो हम अवॉइड इसको कर सकते हैं कैसे, जब हम सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें तो। ठीक, उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन अकाउंट्स क्लोज टू 20% है वर्ल्ड की ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। सस्टेनेबली अगर हम मैनेज करें फॉरेस्ट को, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं हम कम्युनिटीज़ को, इकोसिस्टम को, और इससे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को बिना डैमेज करें। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स का यूज़ करना, ताकि डिमांड जो है पेपर प्रोडक्ट्स की वो कम हो सके। जब आप सपोर्ट करते हो सर्टिफाइड सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को, तो आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट को, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करते हो। इसके अलावा कार पूलिंग हो गई या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने ले लिया, तो इससे भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट कम होती है, वाइल हमारी कम्युनिटी जो है वो भी जो है मजबूत होती है। ठीक है, अच्छा, या वॉक करके जा रहे हो आप, राइड कर रहे हो, बाइक चला रहे हो आप, बाइक समझते हो क्या, वो वाली बाइक नहीं, हम बात कर रहे हैं साइकिल की। ठीक है, छोटी ट्रिप्स के लिए तो ये बढ़िया है, आपकी हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। फिर छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो आप, भाई कैसे, वाइस वाटर यूज़ है ना, आप पानी का यूज़ बढ़िया कर रहे हो, तो इससे हमारा प्रीशियस पानी के बिना कुछ नहीं है, ये रिसोर्स आप कंजर्व कर पा रहे हो। रिसोर्स एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन इकोनॉमी के लिए, और पानी तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी का बाय यूजिंग सोलर, विंड, टाइडल एक्सेट्रा, ये कंट्रीब्यूट भी करता है किस पे, ग्रीन इकोनॉमी पे। अच्छा, रिसाइकलिंग, ये जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स उनकी रिसाइकलिंग करिए, कंपोस्ट करिए फूड वेस्ट को, तो इससे डिमांड हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कम होती है। उसके अलावा आप मूव करिए टुवर्ड्स अ ग्रीन इकोनॉमी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पा सकते हैं, पॉवर्टी हटा सकते हैं अच्छे रेट पे, है ना, स्पीडी तरीके से, इफेक्टिवनेस हम इसमें देख पाएंगे। तो ये कुछ कहानी हमारी ग्रीन इकोनॉमी की। अब इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी इसको समझते हैं, द इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे तो टीब इसको कहेंगे। तो टीब को लॉन्च करा गया था जर्मनी के द्वारा और यूरोपियन कमीशन के द्वारा सन 2007 में। ठीक है, ये एक स्टडी है जिसे पवन सुखदेव लीड कर रहे थे, और ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव था ताकि पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है बायोडाइवर्सिटी का, उसकी तरफ देशों का ध्यान लाया जा सके। उद्देश्य इसका ये था कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ना, तो ये कॉस्ट जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस की वो बढ़ रही है और इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है, और सबको मतलब हमें लेकर आना है एक्सपर्टाइज को साइंस की फील्ड से, इकोनॉमिक्स की फील्ड से, पॉलिसी की फील्ड से, ताकि प्रैक्टिकल एक्शंस यहाँ हम कर सकें। एम क्या है, एम ये है हमें एक्सेस करना है, कम्युनिकेट करना है, और मेन स्ट्रीम दी अर्जेंसी ऑफ एक्शंस थ्रू इट्स 5 डिलीवरेबल्स। तो किसी 5 चीज़ों के माध्यम से काम कर सकते हैं। पहला, साइंस और इकोनॉमिक फाउंडेशन, पॉलिसी की कॉस्ट और कॉस्ट इनएक्शन की। दूसरे नंबर पे पॉलिसी अपॉर्चुनिटीज़, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर्स के लिए। तीसरी बात, डिसीजन सपोर्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का। चौथी बात, बिजनेस रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ और मैट्रिक्स, साथ में सिटीज़न। पांचवी बात, सिटीज़न और कंज्यूमर ओनरशिप। मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, दैट इज टीब को, टीब इंडिया इनिशिएटिव को, ताकि किस लिए, ताकि हाईलाइट करें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, और जो भी एसोसिएटेड उससे इकोसिस्टम सर्विसेज जो कम होती हैं उन सब से। ठीक है, तो ये कहानी है टीब की। नेक्स्ट आती है बात इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या है ये? देखिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट
ये मेजर है ह्यूमन की डिमांड का अर्थ के इकोसिस्टम पे। मतलब समझिए, जब हम ये एक स्टैंडर्डाइज मेजर है, जो डिमांड है ना नेचुरल कैपिटल की, भाई ह्यूमन डिमांड करता है ना नेचुरल कैपिटल को जिंदा रहने के लिए, तो नेचुरल कैपिटल की जो डिमांड है दैट मे बी कॉन्ट्रास्टेड विद द प्लैनेट्स इकोलॉजिकल कैपेसिटी टू रीजनरेट एंड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड सी एरिया नेसेसरी टू सप्लाई द रिसोर्सेज a human population consumes and to assimilate associated waste। सीधी सीधी बात समझ लो, कहने का मतलब ये है कि जब कुदरत ने इंसान को भेजा धरती पे, तो भाई इंसान के साथ साथ सभी जीव जंतु का खाना भी भेजा। अब खाना 365 दिन का भेजा और 365 दिन उसे चलाना था, लेकिन चूंकि क्या करा इंसानों ने इसके साथ छेड़छाड़ करी, खुद की पॉपुलेशन इतनी बढ़ा ली कि अब बैलेंस, जो प्रकृति जिस रेट से खुद को रेजुविनेट करती है, ये खाना ख़त्म हुआ वो वापस बनाती है, वो वापस बनाती है, वो वापस बनाती है, या जो वेस्ट उसके ऊपर तुम डालोगे तो वेस्ट वापस से डीकम्पोज करती है और फिर से नेचर वापस से सही होता है। तो ये जो रेट था, जैसे वही वाली बात है कि मम्मी रोटी सेक रही है 1 मिनट में 1 और आप खा रहे हो 1 मिनट में 4, तो आप तो भूखे रह जाओगे और साथ में मम्मी भी थक जाएंगी, उस टाइम पे कुछ कर ही नहीं पाएंगी, है ना। तो सेम बात ये है कि प्रकृति के अंदर खुद ही ताकत है, वो खुद को रेजुविनेट करती है, बढ़िया बढ़िया सही रखती है। लेकिन ह्यूमंस क्या करने लग गए हैं, ह्यूमंस ये करने लग गए हैं कि भाई क्या कहते हैं, वो प्रकृति के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर रहे हैं कि जिस स्पीड से वो अपने आप को रेजुविनेट करती है उससे न जाने कितनी गुना स्पीड से वो इसको डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो करेंटली ह्यूमैनिटी का टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये कहा गया है 1.5 है प्लैनेट अर्थ का। मतलब ह्यूमैनिटी जो है वो यूज़ कर रही है इकोलॉजिकल सर्विसेज को 1.5 गुना एज फास्ट एज अर्थ कैन रिन्यू देम। हम अभी कर पा रहे हैं इतने टाइम में, और 1.5 गुना तेज हम लोग ज़्यादा उसको यूज़ कर ले रहे हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट ये अमाउंट ऑफ कार्बन है जिसे एमिट करा जाता है बाय एन एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन की माध्यम से, और कार्बन कंपोनेंट जो होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का वो कन्वर्ट करता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिलीज होती है इनटू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव लैंड या सी एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड being released into the amount of productive land and sea area required to sequester it to tell the demand on the earth that result from burning fossil fuel। फिर समझिएगा इस बात को, फिर समझिए। जब हमने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बताया आपको क्या होता है, वो आप समझ गए ना, जो खाने का एग्जांपल मैंने दिया। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। कार्बन फुटप्रिंट ये अमाउंट ऑफ कार्बन है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक्टिविटी के द्वारा निकलता है। ठीक है, और कार्बन कंपोनेंट, अब जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो कार्बन कंपोनेंट हुआ वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिलीज हो रही है इनटू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड सी एरिया ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बीन रिलीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड सी एरिया रिक्वायर्ड टू सेक्वेस्टर इट, है ना। अब वो क्या करते हैं, वो उस कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, एंड टेल द डिमांड ऑन द अर्थ दैट रिजल्ट फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो कार्बन फुटप्रिंट ये देखा जाता है तो 54% है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता वाला कंपोनेंट है, जिसको 11 गुना ज़्यादा बढ़ गया है 1961 के बाद से। ठीक है, तो कुदरत और ये प्रकृति की जो भी कैपेसिटी है उससे न जाने कितने कितने गुना हम इसके साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क हर साल एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को लेके, जो प्रॉपर दिखाता है कंजम्पशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है नेचुरल रिसोर्सेज की सस्टेन करने के लिए इसको, और लाइफस्टाइल जो अडॉप्ट करी गई डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बहुत अनसस्टेनेबल है। इसमें समझ लो ज़रूरत पड़ेगी 5 अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस तरीके की लाइफस्टाइल पूरी करनी है, तो 1 अर्थ से काम नहीं चलेगा, 5 अर्थ से पूरी हो पाएगी। दूसरी तरफ इंडियन लाइफस्टाइल सस्टेनेबल है जहाँ पे 1 अर्थ सफिशिएंट है। अर्थ का ओवरशॉट रिपोर्ट ने ये इंडिकेट किया है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का है वो 8 से 4 में रेंज करता है, वेयर एज इंडिया का तो सिर्फ 0.9 ही है। ठीक है, तो ये है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। फिर आई बात ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर की, आइए इसको समझाते हैं क्या है। दोस्तों कहानी इस तरह से है कि ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर ये चैनलाइज है थ्रू मल्टीलेटरल फंड्स,
जैसे कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, एज वेल एज जो भी ये बढ़ते हुए हैं थ्रू बायलैटरल चैनल्स के माध्यम से। स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड की आइए बात बताएं। तो स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड्स, आइए अलग अलग फंड्स के बारे में बताते हैं, उनके प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं, अलग अलग समझिएगा। सबसे पहले है स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड, इसको एडमिनिस्टर करता है वर्ल्ड बैंक। एरिया ऑफ फोकस क्या है? एरिया ऑफ फोकस है अडेप्टेशन, मिटिगेशन, जनरल मिटिगेशन, रेड, ये सब है। डेट जिससे ऑपरेशनल हुआ था ये 2008 से हुआ था। तो ये जो स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड है ये वन ऑफ द 2 मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो एक ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क के तौर पे सर्व करते हैं फॉर 3 टारगेटेड प्रोग्राम्स पायलटिंग न्यू अप्रोचेस एंड स्केल्ड अप ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब उसमें 3 अप्रोचेस क्या है? पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, दूसरा पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, और तीसरा स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी इन लो इनकम कंट्रीज प्रोग्राम। ठीक, तो ये पूरी कहानी इसकी है। नेक्स्ट बात आती है फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की। इसको एडमिनिस्टर करा जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एरिया ऑफ फोकस मिटिगेशन और रेड, ऑपरेशनल 2009 से। तो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ये एक टारगेटेड प्रोग्राम है स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड का विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर ही, और FIP सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के एफर्ट को जिससे वो डिफॉरेस्टेशन कम करें, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कम करें, वही रेड मतलब, और प्रमोट करता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को जिसकी वजह से एमिशन में भी कमी होती है और प्रोटेक्शन भी होता है कार्बन रिजर्वॉयर का। या रेड के बारे में हम ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। ये अचीव करा जा सकता है कैसे? स्केल अप फाइनेंसिंग को प्रोवाइड करके डेवलपिंग कंट्रीज़ को फॉर रेडीनेस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई करता है थ्रू नेशनल रेडीनेस या इक्विवेलेंट स्ट्रेटजीज़ के माध्यम से। तीसरा आता है पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एरिया ऑफ फोकस क्या है? अडेप्टेशन। डेट ऑपरेशनल क्या है? 2008 से। ये पायलट प्रोग्राम है फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, है ना, टारगेटेड प्रोग्राम है स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड का, और जो कि एक वन ऑफ द 2 फंड है विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के फ्रेमवर्क के भीतर। ये जो PPCR है, एम ये है इसका कि हम पायलट और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तरीकों को जिसमें क्लाइमेट रिस्क और रेजिलियंस ये एक साथ आएगा, एक इनटू अ कोर डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इंसेंटिव प्रोवाइड करके ताकि एक्शन और तेज़ी में हो और एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ सके। ठीक है, तो स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम फॉर लो इनकम कंट्रीज़, ये क्या है? तो इसको एडमिनिस्टर किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एरिया ऑफ फोकस मिटिगेशन जनरल 2009 से ये भी आया था। तो स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम क्या है ये? इन लो इनकम कंट्रीज, ये एक टारगेटेड प्रोग्राम है स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड का, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द 2 फंड्स विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के भीतर ही आते हैं ये, इस फ्रेमवर्क के भीतर। ये जो है SREP इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है। ये ऐसे डिज़ाइन करा गया है जिससे इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरनमेंट, वायबिलिटी, लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज की दिखाता है इन एनर्जी सेक्टर इन लो इनकम कंट्रीज़। उद्देश्य ये है कि लो इनकम कंट्रीज़ को आप मदद करें, है ना, यूज़ करने के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, टू इंक्रीज एनर्जी एक्सेस थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी यूज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया बायो कार्बन फंड, तो इसे एडमिनिस्टर करता है वर्ल्ड बैंक। एरिया ऑफ फोकस इसमें अडेप्टेशन है, मिटिगेशन है, जनरल मिटिगेशन है, रेड हो गया, ठीक है, और डेट ऑपरेशनल क्या है इसकी? सन 2004 से। तो ये बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के एफर्ट्स को ताकि वो इमिशन कम करें, कैसे? टेस्टिंग करके जुरिस्डिक्शनल अप्रोचेस को दैट इंटीग्रेट रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट विद द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू ग्रीन सप्लाई चेन्स। ठीक है, नेक्स्ट आया क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, इसको एडमिनिस्टर करता है वर्ल्ड बैंक। एरिया ऑफ फोकस क्या है? मिटिगेशन जनरल। डेट ऑफ ऑपरेशन इसकी भी 2008 है। तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड ये वन ऑफ द 2 मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के तहत, जो प्रमोट करता है बढ़ावा देना फाइनेंसिंग को फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन, डिप्लॉयमेंट, ट्रांसफर लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ का जिसमें कुछ पोटेंशियल हो लॉन्ग टर्म ग्रीन हाउस एमिशन की सेविंग्स के लिए। तो चैनलाइज थ्रू अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक,
एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, CTF फाइनेंसेस, 12 कंट्री प्रोग्राम एंड एक रीजनल प्रोग्राम है। फिर नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, इसको वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्टर कर रहा है। एरिया ऑफ फोकस वही मिटिगेशन, रेड। डेट ऑफ ऑपरेशन 2008। तो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ठीक है, ये क्या है? ये वर्ल्ड बैंक का ऐसा प्रोग्राम है, इसके अंदर रेडिनेस फंड आता है और कार्बन फंड आता है। इसको बनाया गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट करने के लिए कि आप एमिशन कम करिए डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के माध्यम से, बढ़ावा दीजिए, कंजर्व करिए फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को और सस्टेनेबल मैनेज करिए फॉरेस्ट को, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप फॉर मार्केट रेडीनेस, इसको वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्टर करता है। एरिया ऑफ फोकस मिटिगेशन जनरल, डेट ऑफ ऑपरेशन इसकी 2011 है। ये एक पार्टनरशिप है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जिसे वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्टर करता है। इस्टेब्लिश करी गई है टू यूज़ मार्केट इंस्ट्रूमेंट ताकि मिटिगेशन एफर्ट अच्छे हों इन द मिडिल इनकम कंट्रीज़। हालांकि शुरुआत में तो इसे लाया गया था टुवर्ड प्रमोटिंग मार्केट रेडीनेस फॉर द एंटिसिपेटेड इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट, और ये अप्रोच ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुई, ज़्यादा ग्रांट देने लगी, टेक्निकल सपोर्ट रहा फॉर प्रपोजल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट टूल्स, जिनकी वजह से मिटिगेशन एफर्ट्स में ये कंट्रीब्यूशन देता है। नेक्स्ट आता है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, इसे एडमिनिस्टर करा गया बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा, जिसे हम GEF कहते हैं। एरिया ऑफ फोकस इसका अडेप्टेशन है। डेट ऑफ ऑपरेशनल इसकी 2002 है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म है SCCF। इसे बनाया गया था 2001 में ताकि जो भी स्पेसिफिक ज़रूरतें हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की UNFCCC के तहत उसे पूरा करा जा सके। ये कवर करता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट को ऑफ इंटरवेंशंस को, ताकि क्लाइमेट एक्शन रिलेटिव चीज़ों को टू द डेवलपमेंट बेसलाइन इसे एड्रेस कर सके। अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज ये टॉप प्रायोरिटी है इसकी। हालांकि इसे सपोर्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का और आसपास कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को भी ये और सपोर्ट देता है। इसका मेन इंटेंशन ये है कि और तेज़ी में एडिशनल फाइनेंस देना फ्रॉम बायलेटरल और मल्टीलेटरल सोर्सेज से, एंड इसे एडमिनिस्टर करा जाता है बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। फिर आता है स्पेशल क्लाइमेट इसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक, मैं बताती जा रही हूँ, इस साइड लिखा है यहाँ पे, स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी ऑन अडेप्टेशन, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसे एडमिनिस्टर करा जाता है GEF के द्वारा, दैट इज़ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ के द्वारा। एरिया ऑफ फोकस अडेप्टेशन है। डेट ऑपरेशनल इसकी सन 2004 है। स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी ऑन अडेप्टेशन ये एक 3 साल का चलने वाला पायलट प्रोग्राम है। एम ये है दिखाना है किस तरीके से अडेप्टेशन प्लानिंग और असेसमेंट प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करती है एक फुल स्केल प्रोजेक्ट में। फंड अब बंद हो चुका है ये वाला, और ओवरऑल अब इसका उद्देश्य ये था कि लोकल जो भी अडेप्टेशन की ज़रूरत है उन्हें पूरा करना, जनरेट करना ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को फोकस एरियाज़ में जिसमें GEF काम करता है। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वगैरह की फील्ड में काम करना। नेक्स्ट आता है GEF ट्रस्ट फंड, क्लाइमेट चेंज फोकल एरिया। इसे एडमिनिस्टर करा जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। एरिया ऑफ फोकस में अडेप्टेशन, मिटिगेशन, और 1991 में आया था ना ट्रैक सिंस 2010। तो ये जो है ना ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी ट्रस्ट फंड, ये सपोर्ट करता है मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को, और एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज में। लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग डेडिकेशन पब्लिक क्लाइमेट चेंज फंड है। क्लाइमेट चेंज ये वन ऑफ द 6 फोकल एरिया है जिन्हें GEF ट्रस्ट फंड जो है सपोर्ट करता है। GEF एडमिनिस्टर करता है कई और फंड्स को जो UNFCCC के तहत इस्टेब्लिश करे गए हैं, जिसमें कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज ट्रस्ट फंड आता है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट फंड आता है, और ये एक इंटरीम सेक्रेटेरिएट है फॉर द अडेप्टेशन फंड। नेक्स्ट आता है लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड। देखिए एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF की वजह से माध्यम से। एरिया ऑफ फोकस वही अडेप्टेशन। डेट ऑपरेशनल है जो 2002 है।
लीस्ट डेवलप्ड कंट्री फंड जो है इसे इस्टेब्लिश करा गया था अडेप्टेशन नीड्स को पूरा करने के लिए ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। स्पेशली ये जो है ना इसने फाइनेंस करा है प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन का, ताकि आइडेंटिफाई कर सके प्रायोरिटी अडेप्टेशन एक्शंस को फॉर द कंट्री बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। फिर आई बात यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड की। इसके बारे में पहले भी आपको मैंने बताया है ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। एडमिनिस्टर बाय कंफर्म होना है। एरिया ऑफ फोकस बताएं तो एडेप्टेशन मिटिगेशन जनरल मिटिगेशन रेड। डेट ऑफ ऑपरेशनल 2015 है। ये फंड अडॉप्ट करा गया था एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के तौर पे यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 2011 की एंड में। एम ये था कि हम अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे ताकि मिटिगेशन और एडेप्टेशन गोल्स को अपने इंटरनेशनल कम्युनिटी के पा सकें। वक्त के साथ साथ इसे एक्सपेक्ट करा गया कि ये मेन मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म बन जाएगा जो सपोर्ट करेगा क्लाइमेट एक्शन को डेवलपिंग कंट्रीज़ में। फिर आई बात अडेप्टेशन फंड की। साथियों इसे एडमिनिस्टर करा गया अडेप्टेशन फंड बोर्ड के द्वारा। फोकस एरिया में अडेप्टेशन है और 2009 से ऑपरेशनल है। ये फंड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है UNFCCC के तहत और इसका क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है फाइनेंस करने के लिए कॉन्क्रीट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट को और प्रोग्राम को डेवलपिंग कंट्री पार्टीज में टू क्योटो प्रोटोकॉल इन एन एफर्ट टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फेसिंग कम्युनिटीज कंट्रीज एंड सेक्टर। ये फंड फाइनेंस है, इसमें शेयर है ऑफ प्रोसीड है फ्रॉम ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट एक्टिविटीज से एज वेल एज कई सारे डोनर गवर्नमेंट्स भी अपनी मर्जी से पैसा इसमें देते हैं। शेयर ऑफ प्रोसीड जो है CDM से वो करीब 2% है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन का जो इशू करता जाता है बाय द फॉर द CDM प्रोजेक्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। यहाँ पे नहीं लिखा है, यहीं पे आपको बता देती हूँ। ग्लोबल क्लाइमेट उसके आगे लगा दीजिएगा चेंज अलायंस। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है यूरोपियन यूनियन कमीशन के द्वारा, यूरोपियन कमीशन के द्वारा। एरिया ऑफ फोकस इसका अडेप्टेशन मिटिगेशन जनरल मिटिगेशन रेड। डेट ऑफ ऑपरेशनल इसकी 2008 है। ये एक इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम नया अलायंस बनाएं क्लाइमेट चेंज को लेके बिटवीन यूरोपियन यूनियन और पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं और उनके अंदर सबसे कम कैपेसिटी है क्लाइमेट चेंज के साथ डील करने में। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसका नाम आता है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड, है ना। इसे यूरोपियन कमीशन एडमिनिस्टर कर रहा है। एरिया ऑफ फोकस वही मिटिगेशन जनरल। डेट ऑफ ऑपरेशन 2008। क्या है ये? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ताकि मैक्सिमाइज कर सकें प्राइवेट फाइनेंस को लेवरेज करी जाती है थ्रू पब्लिक फंड, जिसे फंड करता है यूरोपियन कमीशन और मैनेज करता है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है MDG अचीवमेंट फंड की। ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज थीमेटिक विंडो। अब क्या है, इसे UNDP एडमिनिस्टर करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एडमिनिस्टर करता है। एरिया ऑफ फोकस में अडेप्टेशन मिटिगेशन, है ना, और ये 2007 से ऑपरेशनल है। ये इस्टेब्लिश करा था सरकार ने स्पेन की और UNDP ने, ताकि एफर्ट्स जो है हम और बढ़ा सकें टू रीच द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, है ना। उस समय SDG से पहले MDG थे ना, उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले थे SDG, तब की बात है। हाँ, अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं और UN रेड प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। साथियों, इसे UNDP एडमिनिस्टर करता है। फोकस एरिया मिटिगेशन रेड 2008 में ऑपरेशनल हुआ। 3 UN की एजेंसीज, जिसमें UNEP दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNDP दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और FAO दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने एक साथ आया और स्थापित किया इस UN रेड प्रोग्राम को, जो कि एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है जो डोनर्स को अलाउ करता है कि आप अपने रिसोर्सेज को एक जगह लाइए। फंडिंग प्रोवाइड करता है विद द एम ऑफ सिग्निफिकेंटली, जिससे रिड्यूस होगा ग्लोबल एमिशन को। कैसे? ये जो वृक्षा जो है, ये आपका जो डिफॉरेस्टेशन है ना, जो आपकी जंगल को काटना है या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसको रिड्यूस करना। तो अपने
ये 9 तरह की इनिशियल कंट्री प्रोग्राम एक्टिविटीज़ जो कि अफ्रीका में हुआ, एशिया में हुआ, लैटिन अमेरिका में हुआ, इसके माध्यम से यूएन रेड प्रोग्राम ने कैपेसिटी ऑफ नेशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करा कि आप यहाँ प्रिपेयर करिए और इम्प्लीमेंट करिए नेशनल रेड स्ट्रैटेजीज़ को विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्टेशन फॉर स्मॉलर एग्रीकल्चर प्रोग्राम। तो उसकी बात करें तो एडमिनिस्टर करा जाता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा। अडेप्टेशन फोकस है, 2012 में ऑपरेशनल हुआ था ये। वही बात कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल फाइनेंस को चैनलाइज करना स्मॉल फार्मर्स तक, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन को और तेज़ी में रखना रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और मेन स्ट्रीम क्लाइमेट अडेप्टेशन को इनटू द IFAD's वर्क में। फिर आई अमेजोन फंड की बात, फंडो अमेजोनिया, इसे एडमिनिस्टर करा गया किसके द्वारा? ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एरिया ऑफ फोकस मिटिगेशन रेड, डेट ऑफ ऑपरेशनल 2009। क्यों बनाया गया? ताकि डोनेशंस इकट्ठा करें, सो इन्वेस्टमेंट करी जाए ताकि प्रिवेंट, मॉनिटर और हम लड़ सकें डिफॉरेस्टेशन से, और कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ फॉरेस्ट का कर सकें अमेजोन बायोम में। हालांकि अमेजोन फंड को बनाया गया था सरकारों के द्वारा, लेकिन मैनेज करा गया पब्लिक बैंक के द्वारा। ये एक प्राइवेट, हालांकि समझिएगा अमेजोन फंड बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा और मैनेज भी पब्लिक बैंक करते हैं, लेकिन ये एक प्राइवेट फंड है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉन्गो बेसिन फॉरेस्ट फंड, इसे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एडमिनिस्टर करता है। फोकस वही मिटिगेशन रेट, और 2008 से ऑपरेशनल है। एक मल्टी डॉलर फंड है जो फटाफट से काम करता है फॉरेस्ट जो कॉन्गो बेसिन रीजन की है उसको लेके। फिर आई बात इंडोनेशिया क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट फंड, ये इंडोनेशियन डेवलपमेंट बैंक प्लानिंग एजेंसी एडमिनिस्ट्रेट करती है इसे। फोकस एरिया अडेप्टेशन मिटिगेशन जनरल मिटिगेशन है और 2010 से है ऑपरेशनल। ये फंड एक नेशनल फंडिंग एंटिटी है। उद्देश्य ये है कि इनोवेटिव तरीकों को डेवलप करना जिससे हम इंटरनेशनल फाइनेंस सोर्सेज को लिंक करें विद द नेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इसे इंडोनेशिया की सरकार ने बनाया था। ये इन्वेस्टमेंट लाता है, बहुत सारे इम्प्लीमेंट करता है रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, अडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए। ये नॉन रिफंडेबल कंट्रीब्यूशन भी पाता है बायलैटरल मल्टीलैटरल डोनर्स से। ठीक है, मेन फंडिंग मैकेनिज्म इसका जो है वो है इनोवेटिव फंड, जो ग्रांट देता है ग्रांट टू लाइन मिनिस्ट्रीज टू सपोर्ट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोजेक्ट विद इन द गवर्नमेंट ऑफ GY। नेक्स्ट और लास्ट है इस चैप्टर का टॉपिक पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। इसे होस्ट दोस्तों किया था जर्मनी के द्वारा सिंस 2010 से, ताकि एक फोरम ऐसा दें फॉर इनफॉर्मल हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए जो फोकस करे दोनों ही इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन पे और एडवांसमेंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन पे। वर्चुअल 11 जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को चेयर करी जर्मनी और UK ने, और इनकमिंग जो आपकी खैर आगे तक चीज़ें चल गई, तो कोविड-19 की वजह से चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी। खैर, तो आई होप आपको ये अच्छा एक चीज़ और है बॉक्स में दी गई है, इसे समझ लीजिए। 1 प्लैनेट समिट, ये क्या है दोस्तों? एटलीस्ट 50 देश कमिटेड है कि हम 30% प्लैनेट को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसमें लैंड सी आएगा, और ये अगले 10 सालों में इन्होंने कहा है स्पीशी का एक्सटेंशन रोकेंगे, एड्रेस करेंगे क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को। एम ये है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को। समिट लॉन्च करता है एक प्रोग्राम को, जिस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं प्री-ज़ोडे। एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ताकि जूनोटिक डिजीजेस और पैंडमिक्स ना बढ़े। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।